हेलो स्टूडेंट। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा अवक्रिया की आणविकता और अवक्रिया की कोटि। बहुत तो समझ में आया होगा। उसी प्रकार एक और है जिसको कहते हैं आभासी एकाणुक अवक्रिया या छद्म अवक्रिया। क्या कहेंगे? आभासी एकाणुक अवक्रिया या छद्म अवक्रिया। इस अवक्रिया की परिभाषा क्या है देखेंगे। ऐसी अवक्रिया जिसकी आणविकता एक से अधिक परंतु अवक्रिया की कोटि सदैव एक होती है, उसे आभासी एकाणुक अवक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी अवक्रिया जिसकी आणविकता एक से अधिक एक दो तीन चार दो तीन कुछ भी हो सकता है, आणविकता एक से अधिक, लेकिन अवक्रिया की कोटि ओनली वन हो, उसे हम कहते हैं आभासी एकाणुक अवक्रिया। क्या कहेंगे? आभासी एकाणुक अवक्रिया, या इसे छद्म अवक्रिया के भी नाम से जानते हैं। समझ में? ऐसी अवक्रिया जिसकी आणविकता एक से अधिक परंतु अवक्रिया की कोटि सदा एक होती है, उसे आभासी एकाणुक अवक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए C2H5 plus H2O gives CH3COH plus C2H5OH। अब ये अवक्रिया है, इसकी अवक्रिया की आणविकता क्या है? 1,1,2 और अवक्रिया की कोटि क्या है? सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि प्रयोग के आधार पे आप जानते हैं इसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, यानी वेग निर्धारण में केवल ये भाग लेता है, ये नहीं। जैसे वेग निर्धारण में dx dt के CH3CO C2H5 और H2O पावर 0, इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं, केवल इसे। इसलिए अवक्रिया की कोटि क्या हो गई? एक, लेकिन आणविकता 2 होती है। ऐसे ही C12H22O11 plus H2O gives C6H12O6 plus C6H12O6। एक उनमें एंजाइम होते हैं उपस्थिति में, एंजाइम वगैरह टूटते हैं, लेकिन इसकी है अवक्रिया की आणविकता क्या हो गई? 1,1,2। कोटि क्या हो जाएगी? केवल इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इसके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अवक्रिया की कोटि 1 होती है। ठीक, समझ में आया कि अवक्रिया की आणविकता 2 और कोटि 1, ऐसी अवक्रियाओं को आभासी एकाणुक अवक्रिया या छद्म अवक्रिया कहते हैं। ठीक, अब आप लोगों को पढ़ना है
अवक्रिया के कोट के प्रकार। प्रयोग के आधार पर अवक्रिया की कोट 4 प्रकार की पढ़ी जाती है। पहला, शून्य कोट की अवक्रिया। दूसरा, प्रथम कोट की अवक्रिया। तीसरा, द्वितीय कोट की अवक्रिया। चौथा, तृतीय कोट की अवक्रिया। ठीक, लेकिन आपके कोर्स में ज़्यादातर 2 ही इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसी का अध्ययन हम करेंगे। और इसके अध्ययन में क्या है, हमें सबसे पहले इसकी जो कड़ी होती है वो अवक्रिया के वेग को लिया जाता है कि अवक्रिया का वेग कैसे प्रभावित करता है। तो हम पहले क्रम पर पढ़ेंगे शून्य कोट की अवक्रिया। पढ़ेंगे क्या, शून्य कोट की अवक्रिया। कहेंगे वह अवक्रिया जिसकी अवक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। वह अवक्रिया या अवक्रिया की कोट कह सकते हैं, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोट की अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कोट की अवक्रिया। वह अवक्रिया जिसमें अभिकारक, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है या निर्भर नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोट की अवक्रिया। जैसे मान लीजिए A गिव्स P, ये क्या हो गया, ये अभिकारक है, अवक्रिया का वेग dx dt प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात 0। तो अवक्रिया का वेग समीकरण लिखते समय dx dt इक्वल टू k e पे पावर g, यानी a की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, ये शून्य कोट की अवक्रिया है। क्या कहते हैं, शून्य कोट की अवक्रिया। क्या कहेंगे, किसी रासायनिक वह अवक्रिया कर सकते हैं, वह अवक्रिया जिसमें क्या, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया के वेग, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोट की अवक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोट की अवक्रिया कहते हैं। जैसे ये दिखा देंगे, ये उत्पाद है, एग्जाम्पल के तौर पर H2 + I2 गिव्स 2HI, ये दोनों अभिकारक की सांद्रता, इसका वेग समीकरण लिखते हैं D = K H2 0 I2 0, यानी इस तरीके से अवक्रिया को हम शून्य कोट की अवक्रिया कहते हैं। अब शून्य कोट की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना। शून्य कोट की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना हमने नोट्स में आपको दे दिया था पहले ही इसका। मान लीजिए, माना A गिव्स P उत्पाद है, A गिव्स P उत्पाद है, प्रारंभ में इसके A मोल थे तो उत्पाद 0 बना, T समय बाद सांद्रता में परिवर्तन अगर x होता है तो A - AX लिख देते हैं। ठीक, अब द्रव्य अनुपाती
अपक्रिया के नियम से प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए dx dt प्रोपोर्शनल सक्रिय द्रव्यमान A पर 0, इसके परिवर्तन नहीं होता। dx = dt के A पे पावर 0, जहां के वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक। के क्या है? वेग स्थिरांक। अगर आप यहां से के इसका मान सदैव 0, तो dx dt = k, अर्थात कहा जाता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक उसके वेग के सांद्रता में परिवर्तन या वेग के बराबर होता है। ठीक। अब इसके लिए अगर देखा जाए, सेपरेटिंग करेंगे, dx = dt के समाकलन करने पर dx के dt, इसका होता है x + k t + c, इसको कहते हैं वेग। अगर मान लीजिए अराइवल कि आपने देखा कि x = t अगर 0 है तो हमारा x भी 0 होगा, तो यहां से c बराबर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑल। c बराबर क्या हो जाएगा? x 0, ये 0, c बराबर हो जाएगा 0। मान रख देंगे समीकरण 1 से। देखिए x = kt, 0 आ जाएगा इतना। अब यहां से k बराबर x/t, इसे कहते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। समझ में? कि जैसा कि मान लीजिए प्रारंभ में आपने माना कुछ t समय बाद परिवर्तन हुआ x का। आप ये जानते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया की परिभाषा अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसकी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं करता है। dx ले लीजिए, ये इसका हम समाकलन करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, समाकलन करते हैं। तो dx का होता है x, dt का होता है t, k है कांस्टेंट। ठीक। प्रारंभ में t 0 पर x उत्पाद बनेंगे, तो हमने मान इसी में रख दिया समीकरण 1 में, x बराबर 0 और k बराबर 0, t बराबर 0, तो टोटल 0, c बराबर 0। इसे कहते हैं शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। अब शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक, k का मात्रक, यहीं पे आप मात्रक देख लीजिए, इसका मान x है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड कह सकते हैं, यानी लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। यह है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना का समीकरण। ठीक। अगले में इसकी विशेषता। धन्यवाद।